अब इसमें आगे देखिए नंबर 3 पर है स्व उत्प्रेरण यानी ऑटो कैटेलाइसिस। स्व उत्प्रेरण जब क्रियाफल पदार्थों में से ही कोई एक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है तो वह पदार्थ कहलाता है स्व उत्प्रेरक और यह घटना या प्रक्रम कहलाती है स्व उत्प्रेरण। एक बार फिर समझिए कि जब रासायनिक पदार्थों कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ जो क्रियाफलों में उपस्थित है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है तो वह कहलाता है स्व उत्प्रेरक यानी ऑटो कैटेलाइसिस और ऑटो कैटलिस्ट और यह घटना या प्रक्रम कहलाती है स्व उत्प्रेरण यानी ऑटो कैटेलाइसिस। इसके उदाहरण देखेंगे आप। देखिए इसमें है जैसे इथाइल एसीटेट है CH3COO जब इसका जल अपघटन होता है तो जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में होता है तो ये बना लेता है एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस इथाइल अल्कोहल। प्रारंभ में इथाइल एसीटेट के अपघटन की जो क्रिया है वो बहुत धीमी होती है, मंद गति से होती है, लेकिन जैसे ही अपक्रिया में थोड़ा सा एसिटिक एसिड बनता है तो एसिटिक एसिड के बनते ही इसके जल अपघटन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसका तात्पर्य ये है कि ये जो बना हुआ एसिटिक एसिड है ये ऑटो कैटलिस्ट का कार्य करता है, ऑटो कैटलिस्ट का कार्य करता है और ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देता है। तो जैसे मैंने आपको अभी इसकी डेफिनेशन में बताया कि क्रियाफल पदार्थों में से ही जब कोई एक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है तो वह पदार्थ कहलाता है, वह क्रियाफल पदार्थ कहलाता है स्व उत्प्रेरक और यह घटना या प्रक्रम कहलाती है स्व उत्प्रेरण। इसी तरीके से आप देखेंगे कि KMnO4 और ऑक्जेलिक अम्लीय ऑक्जेलिक एसिड देखिए H2C2O4 प्लस H2SO4 इस प्रक्रिया में आप टाइट्रेशन भी करेंगे अगली इस उसमें इंटर क्लासेस में इसका ऑक्जेलिक एसिड का और फेरस अमोनियम सल्फेट का। तो ये इसी तरह की प्रक्रिया है, ये बनाता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस CO। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लें तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रक्रिया को कि MnO4 प्लस C2O4 प्लस H इज इक्वल टू ये हो जाएगा मैंगनीज आयन प्लस H2O प्लस CO2 इस तरीके से। तो देखिए ये जो प्रक्रिया है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं तो प्रारंभ में ये बहुत धीमी गति से इसका बैंगनी रंग लुप्त होता है और जब मैंगनस आयन बन जाते हैं या मैंगनीज आयन बन जाते हैं तो KMnO4 का जो बैंगनी रंग है वो तेजी से लुप्त होने लगता है, तेजी से गायब होने लगता है। तो इस प्रक्रिया में ये जो बने हुए मैंगनस आयन हैं ये ऑटो कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, ऑटो कैटलिस्ट का कार्य करते हैं और इनके बनते ही KMnO4 का रंग तेजी से गायब होने लगता है। तो इस तरीके से आपने समझा ये स्व उत्प्रेरण या ऑटो कैटेलाइसिस। अब आप आगे समझेंगे प्रेरित उत्प्रेरण यानी इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। इसको समझिए देखिए कि जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करती है तो यह घटना कहलाती है प्रेरित उत्प्रेरण। अब इसमें
जो रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करती है वो आती है प्रेरित उत्प्रेरक की कैटेगरी में, और ये घटना या प्रोसेस कहलाती है प्रेरित उत्प्रेरण। एक बार फिर सुन लीजिए कि जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करती है तो यह घटना कहलाती है प्रेरित उत्प्रेरण। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम सल्फाइड है Na2SO3, ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और बना लेता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 इस तरीके से। लेकिन सोडियम आर्सेनाइड Na2ASO3, ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, परंतु जब सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड इन दोनों के जलीय विलयन में वायु प्रवाहित की जाती है तो ये दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। एक बार समझिए, सोडियम सल्फाइड वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और बना लेता है सोडियम सल्फेट, परंतु सोडियम आर्सेनाइड ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, परंतु सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड इन दोनों के जलीय विलयन में यदि वायु प्रवाहित की जाती है तो सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड ये दोनों ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकृत होने की अभिक्रिया सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकृत होने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है, तो इसलिए ये घटना कहलाती है प्रेरित उत्प्रेरण। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि इनको दोनों को Na2SO3 प्लस सोडियम आर्सेनाइड हो गया, ये ASO3 प्लस O2, तो ये दोनों परिवर्तित हो जाएंगे Na2SO4 प्लस, इसका भी सूत्र लिख दीजिए ASO4, सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट इन दोनों में ये ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकृत होने की प्रक्रिया सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकृत होने की क्रिया को प्रेरित करती है, इसलिए ये घटना कहलाती है प्रेरित उत्प्रेरण। अब आप इससे आगे पढ़ेंगे, वो है उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष। आइए आगे, उत्प्रेरक वर्धक यानी कैटालाइटिक प्रोमोटर्स, और दूसरा है उत्प्रेरक विष यानी कैटालाइटिक पॉइजन या इनहिबिटर्स। देखिए, इसमें आप देखेंगे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ऐसे पदार्थ, पहली बात तो यह है कि उत्प्रेरक स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उनको प्रभावित करने वाले दूसरे और पदार्थ होते हैं जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में वो भी भाग नहीं लेते, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है वो पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक वर्धक। जैसे उदाहरण के लिए ये N2 प्लस
3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अमोनिया बनाने की जो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बनाते हैं, इस प्रक्रिया में जो Fe चूर्ण है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का। परंतु यदि इसमें थोड़ी सी मात्रा में मॉलिब्डेनम चूर्ण मिला देते हैं तो ये उत्प्रेरक जो Fe चूर्ण है उसकी क्रियाशीलता को बहुत बढ़ा देता है, इसलिए यह उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। तो आप इसको दोबारा समझ लें, वे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, या जो पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते और न ही उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक वर्धक या कैटालाइटिक प्रोमोटर्स। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने की प्रक्रिया में जो आयरन चूर्ण है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, लेकिन मॉलिब्डेनम ये आयरन उत्प्रेरक की सक्रियता को या क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, इसलिए उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है मॉलिब्डेनम। अब आप आइए उत्प्रेरक विष के बारे में। तो जैसा मैंने अभी बताया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या पूरी तरह नष्ट कर देते हैं, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक विष। तो आप दोबारा समझिए इसकी डेफिनेशन। उत्प्रेरक विष या कैटालाइटिक पॉइजन या इनहिबिटर किसको कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है या बिल्कुल नष्ट हो जाती है, वो पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक विष। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। इस प्रक्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड या प्लेटिनम का जो चूर्ण होता है, प्लेटिनम धातु होती है, वो उत्प्रेरक का कार्य करती है। अब आपको मालूम है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जो संपर्क विधि है उसमें इसी प्रक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड बनाई जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। तो यदि अभिकारक पदार्थों में आर्सेनिक ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में होता है, AS2O3 अशुद्धि के रूप में होता है, तो ये आर्सेनिक ऑक्साइड इस प्लेटिनम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बिल्कुल नष्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए अभिकारक पदार्थों में आर्सेनिक के ऑक्साइड की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं, अर्थात उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। तो ये आपने पढ़ा अभी तक उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में। एक बार फिर एक दृष्टि इन पर डाल दीजिए। उत्प्रेरक वर्धक वो होते हैं वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है या जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, वो कहलाते हैं उत्प्रेरक वर्धक। जैसे इस प्रक्रिया में मॉलिब्डेनम चूर्ण है। और जिनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है या बिल्कुल नष्ट हो जाती है, वो कहलाते हैं उत्प्रेरक विष। तो इस तरीके से आपने ये समझा। धन्यवाद।